you getting screen, all of you? Yes, sir. Yes, sir. So थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, दिस वर्ड इज derived from two words, thermo and dynamics. Thermo means something that is related with energy, and dynamics का मतलब पता है आपको फिजिक्स में क्या होता है? मोशन, राइट? डायनेमिक्स मीन्स मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग एनर्जी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा इस तरह से, और सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी मोशन के बारे में बात करेंगे। ना इसमें कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले हम लोग टर्म्स के बारे में डिफाइन करेंगे। देयर आर सम टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स, so right, general terms related to thermodynamics. System, surrounding and boundary. तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब ये है कि जिस भी पार्ट, जो भी सब्सटेंस पे जो आप स्टडी कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। And except that substance, everything is called surrounding. Okay, so we can say that part of universe, which is under thermodynamic observation or study. Part of universe which is under thermodynamic observation or study is called system. क्या मतलब है? सपोज हम लोग ऐसा करते हैं, सपोज दिस इज अ कप ऑफ टी, दिस इज अ कप ऑफ टी। हम लोग इस टी पे स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हीट लूज कर रहा है। सपोज दिस इज अ हॉट कप ऑफ टी, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा? कूल हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज, ये कूल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज टी पे स्टडी कर रहे हैं, कप ऑफ टी पे स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी लूज कर रहा है, ये हॉट से ये आपका कूल हो रहा है, जो कंटेंट है हॉट से कूल हो रहा है, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमारे लिए सिस्टम क्या हो जाएगा? कप ऑफ टी इज सिस्टम, दिस इज सिस्टम। ओके, इसको हम लोग सिस्टम। सपोज ये आपका इनिशियली 60 डिग्री पे था, एंड सराउंडिंग आपका 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज ये हॉट कंडीशन में, इसलिए 60 डिग्री यहाँ पे मैंने बोला, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? कूल होगा। अब कूल होने का मतलब क्या होगा? हमें पता है कि एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होता है। ये सिस्टम क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा।
और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब ये भी 27 पे आ जाएगा, ये भी 27, सराउंडिंग तो 27 पे रहेगा। सराउंडिंग की टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि सराउंडिंग काफी बड़ा है सिस्टम के कंपेरिजन। यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम एनर्जी लूज करेगा और सराउंडिंग एनर्जी गेन करेगा, बट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कप ऑफ टी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। सो एनीथिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, जिसपे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके प्रॉपर्टीज के बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं कि हाउ इट इज रेडिएटिंग, हाउ इट इज लूजिंग एनर्जी, से एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कप ऑफ टी को सिस्टम में, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। और ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। सो एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस कप ऑफ टी इज कॉल्ड सराउंडिंग, जो भी चीज है सराउंडिंग। ये बात समझ में आ रहा है। तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग के बारे में हम लोग सराउंडिंग को SURR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सराउंडिंग इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो जिस चीज का हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको सिस्टम बोलेंगे, अदर थिंग्स को हम लोग सराउंडिंग। नाउ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिस्टम क्या है आपका, वेरी स्मॉल, जैसे कप ऑफ टी की बात करें, सिस्टम इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग, और वी कैन से दैट सराउंडिंग इज वेरी लार्ज। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिस्टम एंड सराउंडिंग, हाँ तो सर। जिस भी चीज का हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बाउंड्री। अब यहाँ पे बाउंड्री क्या है, तो हम लोग एक बार बाउंड्री देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री इन थर्मोडायनेमिक्स। बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन system and surrounding is called boundary. Separation between system and surrounding is called boundary. For example, हमने एक कंटेनर लेते हैं, सपोज दिस इज स्टील कंटेनर, एंड इस स्टील कंटेनर के अंदर आइडियल गैस प्रेजेंट है, इसके अंदर गैस है, ठीक है, आइडियल गैस। सपोज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज टेकन इन स्टील कंटेनर, और हम लोग इस आइडियल गैस की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, सपोज आइडियल गैस ऑक्सीजन लिया हमने, सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे लिए, आइडियल गैस पे स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम हमारे लिए आइडियल गैस हो जाएगा। एंड इस आइडियल गैस एक्सेप्ट दिस आइडियल गैस, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यहाँ पे क्या है, एयर है या फिर जो भी चीज है, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो आपका सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कौन सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को, स्टील कंटेनर। तो इस स्टील कंटेनर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। तो सिस्टम वो चीज है जिसपे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग वो है एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। एंड सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट केस में स्टील कंटेनर, तो स्टील कंटेनर इज बाउंड्री। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री भी कई टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। फर्स्ट इज रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल बाउंड्री का मतलब क्या है,
देयर विल बी क्लियर सेपरेशन। अगर हम रियल बाउंड्री की बात करें तो रियल बाउंड्री का मतलब है क्लियर सेपरेशन, क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्लियर सेपरेशन होगा तो इसको रियल बाउंड्री बोलेंगे। इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या है? दैट द सेपरेशन इज नॉट क्लियर, नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये आपका एक बीकर है एंड इसके अंदर आपका वाटर है। सपोज यहाँ पे हॉट वाटर है तो इस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं हाउ इट विल लूज एनर्जी आफ्टर सम टाइम, इट विल बिकम कूल। यहाँ पे हमारे लिए सिस्टम क्या हो जाएगा? वाटर, वाटर इज सिस्टम फॉर अस, ठीक है। एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट दिस वाटर एंड दिस बीकर इज सराउंडिंग। तो अगर हॉट वाटर लिया है तो आपका क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर कूल वाटर होता तो क्या होता? मान लो वाटर के टेम्परेचर ऐसा मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे केस में एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होता है? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो प्रेजेंट केस में हमने क्या एज्यूम किया था? हॉट वाटर है तो हॉट वाटर है तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी ट्रांसफर। सराउंडिंग 25 पे है, मान लो सिस्टम 60 पे, जैसा अभी बताया। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगा मतलब हीट ट्रांसफर होगा, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो बीकर है, सपोज ये आपका ग्लास है, तो ग्लास को क्या बोलेंगे? दिस इज दिस ग्लास और बीकर, बीकर इज रियल बाउंड्री, दिस इज रियल बाउंड्री, दैट इज बीकर और ग्लास, बीकर और ग्लास इज रियल बाउंड्री। बट एक और टाइप का बाउंड्री है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्या होगा? एयर है और ये आपका क्या है? वाटर है। तो एयर एंड वाटर के बीच में भी एक बाउंड्री है, बट क्या ये क्लियर बाउंड्री है? ये क्लियर बाउंड्री नहीं, No, sir. दिस इज नॉट क्लियर बाउंड्री, सो इसको क्या बोलेंगे? Imaginary. दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री। सो क्लियर हो गया आपको इमेजिनरी बाउंड्री एंड रियल बाउंड्री क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमेजिनरी बाउंड्री एंड रियल बाउंड्री? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। नाउ नेक्स्ट टाइप की बाउंड्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो थर्मोडायनामिक्स से फ्रीक्वेंटली यूज किया था, दैट इज रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री मीन्स फ्लेक्सिबल, रिजिड मीन्स नॉन फ्लेक्सिबल। दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आपका कोई सिस्टम है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। नॉन रिजिड का मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। तो एक बार हम लोग इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिजिड बाउंड्री मीन्स वॉल्यूम कैन नॉट एक्सपैंड और कंप्रेस। अगर वॉल्यूम आपका एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं हो पा रहा है तो उसको रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, आइडियल गैस इन स्टील कंटेनर, आइडियल गैस इन स्टील कंटेनर। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एयर इन रूम। सपोज हमने आइडियल गैस इन स्टील कंटेनर लिया, स्टील कंटेनर, उसके अंदर आपका गैस,
सपोज अगर आप इसको हीट करेंगे, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? यहाँ पे स्टील कंटेनर है, वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस टाइप की बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम लोग? रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। हीट करने पे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। या फिर एयर इन रूम अगर हम बोले, तो एयर इन रूम में भी क्या होगा? आपका डायमेंशन फिक्स है रूम का, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। बट अगर हम बोले एयर इन बैलून, तो बैलून कैसा हो जाएगा? नॉन रिजिड बाउंड्री हो जाएगा। तो नॉन रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या है? वॉल्यूम कैन एक्सपेंड और कंप्रेस, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर इन balloon, or you can say that gas filled in piston fitted cylinder. अगर हमने पिस्टन फिटेड सिलेंडर लिया है, इसके ऊपर हमने मूवेबल पिस्टन लगा, दिस इज मूवेबल पिस्टन, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये पिस्टन आपका ऊपर नीचे जा सकता है, और इसके अंदर हमने आइडियल गैस लिया है। अब इसको अगर हम हीट करेंगे, तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है? यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है या नहीं? यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मतलब अगर आप हीट हाँ करेंगे, तो सर। हमें पता है गैसेस को हीट करते हैं तो क्या होता है? गैसेस को जब हीट करते हैं तो एक्सपैंड होते हैं, गैस एक्सपैंड होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इसको हीट करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। और अगर हम कूलिंग करेंगे, तो कूलिंग करेंगे तो सिस्टम क्या होगा? एनर्जी लूज करेगा, यूज और कूलिंग करने पे कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होगा, पिस्टन नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम इसका मतलब डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। तो इस टाइप का जो बाउंड्री है, यहाँ पे जो हमने बाउंड्री लिया, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री। ठीक है, सो स्टील कंटेनर आपका रिजिड बाउंड्री हो गया, because its volume is constant, we cannot change the volume. Whereas piston fitted cylinder is a type of non rigid boundary, because its volume is not constant. So this is second type of boundary, rigid and non rigid. Now we'll come to third type of boundary. Third type of boundary is adiabatic, adiabatic and diathermal boundary. Adiabatic and diathermal boundary. तो एडियाबेटिक का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? ये फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, एडियाबेटिक एंड डायनेमिक्स। तो एडियाबेटिक का मतलब ये है, एडियाबेटिक बाउंड्री मींस हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। ऐसी बाउंड्री हम लोग यहाँ पे लेंगे जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, हीट एक्सचेंज नॉट पॉसिबल अक्रॉस बाउंड्री, हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हमने कोई ऐसा बाउंड्री लिया है, कंटेनर लिया जिसके अक्रॉस हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक बाउंड्री। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो, हीट को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग हीट को स्मॉल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू जीरो। एंड डायथर्मल बाउंड्री इसका जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, कंटेनर अक्रॉस विच हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। अगर हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू नॉट जीरो बोलेंगे। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो मीन्स हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने किसी सिस्टम में Q इज इक्वल टू जीरो बोला, दैट मीन्स हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट नहीं जा रहा है और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट नहीं जा रहा है। तो Q इज इक्वल टू नॉट जीरो लिखा मतलब हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें,
जैसा मैंने आपको बताया एडियाबेटिक बाउंड्री का मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क फॉर शॉर्ट टाइम, तो फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल थर्मोस फ्लास्क बिहेव्स एज ए एडियाबेटिक बाउंड्री, क्योंकि थर्मोस फ्लास्क के आपका क्या होगा, क्रॉस हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? थर्मोस फ्लास्क में अगर आपने कोई चीज रखा है तो हाँ सर। हॉट कंडीशन में रखा है तो हॉट ही रहेगा, कूल रखा है तो कूल रहेगा। दैट मीन्स उसके क्रॉस हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, तो उसको हम लोग एडियाबेटिक बाउंड्री बोलेंगे। थर्मोस फ्लास्क इज ए टाइप ऑफ एडियाबेटिक बाउंड्री। एंड नॉर्मल फ्लास्क, अगर हमने नॉर्मल फ्लास्क लिया और उसमें हमने टी रखा है तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कूल क्यों हो रहा है, कूल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपका क्या कर रहा है, सिस्टम अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो नॉर्मल फ्लास्क जो है उसके अक्रॉस हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, तो उसको डायथर्मल बाउंड्री बोलेंगे। थर्मोस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक बाउंड्री। जो पनवेल के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको क्लास के बाद लेक्चर नोट सेंड करूंगा, ठीक है? आप मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, मैं लेक्चर नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिए, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। जैसा मैंने आपको अभी सिस्टम बोला, सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग जिसपे हम लोग स्टडी, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, उसको सिस्टम होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। इनको हम लोग थ्री टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, क्या मतलब है इसका, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज ये आपका इस तरह का एक बॉटल है, बॉटल के अंदर हमने वाटर फिल किया है। एक बार आपका लीड क्या है, ओपन है, यहाँ पे लीड ओपन है, कोई लीड नहीं लगा है। और सेकेंड टाइम हमने क्या किया, लीड को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने लीड को क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी अंदर वाटर है, वाटर फिल। एक और केस लेते हैं, यहाँ पे भी हमने वाटर लिया। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सिस्टम को देखें, तो एक आपका वाटर बॉटल है, उसके अंदर वाटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे मास का ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, मास ट्रांसफर हो सकता है क्या, यहाँ पे मास का ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम टू सराउंडिंग? तो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वाटर बॉटल ओपन है, वाटर बॉटल ओपन है तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। हाँ सर। और इवापोरेशन होगा तो हमें पता है इवापोरेशन से क्या होता है, वेट कम होगा। मतलब आफ्टर सम टाइम अगर हम देखें तो वाटर का जो वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सपोज डब्ल्यू ग्राम वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो गया। इनिशियली हमने W1 ग्राम लिया था एंड W ग्राम वाटर इवापोरेट होगा, तो W1 माइनस W बचेगा आपका रिमेनिंग। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा,
अगर आपका ओपन सिस्टम है, अगर वाटर बॉटल आपका ओपन है, तो मास का ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम से थ्रू इवापोरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या हीट का ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है। हीट को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? हीट ट्रांसफर हो सकता है ओपन सिस्टम में, बिल्कुल हो सकता है। सपोज मान लिया हमने यहाँ पे जो वाटर लिया था वो हॉट वाटर लिया था, तो क्या ये हमेशा के लिए हॉट रहेगा? नहीं सर। कूल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। कूल हाँ क्यों सर। हो रहा है? क्योंकि ये सिस्टम से हीट सराउंडिंग। हीट का ट्रांसफर करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे सिस्टम है, लो टेम्परेचर पे सराउंडिंग है। सराउंडिंग कितने पे है? 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर जो है। सिस्टम कितना मान लो 60 डिग्री पे, तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर करेगा। दैट मीन्स इस टाइप के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम इस टाइप का सिस्टम होता है जिसमें क्रॉस मास का भी ट्रांसफर हो सके और हीट का भी ट्रांसफर हो सके। ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। So we can say that exchange of weight, exchange of mass as well as heat, both is possible. So example में आप लिख सकते हैं water in open container. This is an example of open system. बट अगर हमने सपोज लिड को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने क्लोज, ये आपका ओपन था, यहाँ क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे बताइए क्या मास का ट्रांसफर होगा? अभी नहीं सर। अभी मास का ट्रांसफर तो नहीं होगा, ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, नहीं सर। मास का ट्रांसफर नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं। हीट का ट्रांसफर मतलब नहीं बोल रहा है। मतलब हमने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर हॉट वाटर लिया या फिर टी लिया और उसको लिड को क्लोज कर दिया, तो क्या वो कभी कूल नहीं होगा? हमेशा के लिए हॉट रहेगा थ्रू आउट होल लाइफ? हॉट रहेगा आफ्टर 10 years? हॉट रहेगा ये? नहीं, नहीं सर इतना। कूल तो होगा ना। हाँ। इसको इसको बंद करने से ये हमेशा हॉट रहेगा? नहीं, नहीं। वेट का ट्रांसफर तो नहीं होगा बट हीट का ट्रांसफर तो होगा ना। हीट का ट्रांसफर। तो ऐसे सिस्टम जिसमें वेट का ट्रांसफर ना हो, मास का ट्रांसफर ना हो, बट हीट का ट्रांसफर हो सके, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ओके, सो वी कैन से दैट इन क्लोज्ड सिस्टम exchange of mass is not possible but exchange of heat is possible. Example is hot water in closed container. ओके, यहाँ पे भी हॉट वाटर ले लेते हैं क्योंकि हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हॉट वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ना थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर बॉटल के अंदर आपका वाटर है और हमने लीड को क्लोज कर रखा है, बट इसमें हमने क्या किया है, एक इंसुलेटेड बाउंड्री लिया हमने यहाँ पे। सपोज यहाँ पे हमने एक इंसुलेटेड बाउंड्री लिया, इसको हमने एडियाबेटिक बाउंड्री से क्लोज कर दिया, एडियाबेटिक बाउंड्री लगा दिया बाहर। हमने बाहर से एक एडियाबेटिक बाउंड्री लगा दिया। तो आप बताइए यहाँ पे क्या वेट का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर होगा? एक्सचेंज ऑफ मास तो पॉसिबल है नहीं, क्लोज्ड है। और एक्सचेंज नहीं ऑफ सर। हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट अगर एडियाबेटिक बाउंड्री लगा दिया, नहीं। थर्मोस फ्लास्क टाइप का, तो एडियाबेटिक बाउंड्री लगा दिया तो हीट का भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जिसमें हीट का भी ट्रांसफर ना हो सके और मास का भी ट्रांसफर ना हो सके, the system which can neither exchange heat nor mass is called isolated system. This is called isolated system. यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं हॉट वाटर इन क्लोज्ड थर्मोस फ्लास्क। एंड फॉर शॉर्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं
थर्मोस फ्लास्क भी हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बट फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल हीट ट्रांसफर नहीं होगा, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपका ओपन सिस्टम है तो मास एंड हीट दोनों का ट्रांसफर होगा, तो इस सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का ट्रांसफर होता है और ना ही हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir. अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए, हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, मास का भी ट्रांसफर नहीं होता, हीट का भी ट्रांसफर नहीं होता। क्या आप यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हमने हॉट वाटर को या हॉट टी है उसको हमने थर्मोस फ्लास्क के अंदर रखा है, बट क्या वो हमेशा के लिए एडियाबेटिक रहेगा, हमेशा के लिए हीट एक्सचेंज जीरो रहेगा? हमेशा के लिए तो नहीं होगा नहीं ना। सर, नहीं हमेशा के लिए का मतलब जैसे 10 ईयर्स के बाद अगर निकाला तो भी हॉट रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं शॉर्ट सर। टाइम के लिए तो रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए फॉर 1 डे 24 आवर्स 48 आवर्स तक हॉट रहेगा, बट उसके बाद क्या होगा, स्लोली स्लोली हीट एक्सचेंज हो जाएगा। Now the question is there any system which is perfect example of isolated system? कोई ऐसा एग्जाम्पल है which is perfect isolated system? कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है? परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अगर 10 ईयर्स के बाद भी हमने टी को बाहर निकाला है तो वो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, 60 पे था तो 60 पे ही रहेगा। नहीं सर। ऐसा कोई अभी तक थर्मोस फ्लास्क बना है क्या? बताइए, कोई है परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल? एनीवन? हाँ, यूनिवर्स को हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज ओनली वन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज यूनिवर्स। We can say that example of perfect isolated system is universe. Universe is the only example that is perfect isolated system. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यूनिवर्स हैज नो सराउंडिंग, यूनिवर्स हैज नो सराउंडिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्स। मैंने बताया सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यूनिवर्स होता है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग नहीं है, तो अगर हम यूनिवर्स को ही एक सिस्टम मान लें, अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लें तो यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग है नहीं, तो क्या हीट एक्सचेंज हो सकता है? यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग है नहीं तो हीट एक्सचेंज किधर करेगा? एवरीथिंग इज देयर इनसाइड यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग नहीं है, तो यूनिवर्स को हम लोग परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। अगर हमने पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया तो वो आपका परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब देखो यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में जनरली हम लोग सिस्टम लेते हैं आइडियल गैसेस को, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो सिस्टम को लेंगे हम लोग, मोस्ट कॉमन सिस्टम जो हम लोग, मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम इज आइडियल गैस। 1 minute later.
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो मोस्ट कॉमन सिस्टम लेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम इज आइडियल गैस kept in a container. Okay, ideal gas, we'll take ideal gas as system. तो आइडियल गैस के बारे में अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करें, what are measurable properties of ideal gases? Measurable properties of ideal gases, there are three measurable properties of ideal gases, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट? तो उन प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टेट वेरिएबल बोलते हैं. So next topic is state variable. तो स्टेट वेरिएबल क्या है? विल राइट डेफिनेशन. Measurable properties of a system which are required to define state of a system. Measurable properties of a system which are required to define state of a system. तो अगर हम स्टेट वेरिएबल की बात करें फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस स्टेट वेरिएबल इज, देयर आर थ्री स्टेट वेरिएबल: प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे ही इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज. आइडियल गैस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? थ्री वेरिएबल से डिफाइन करेंगे. उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसी पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे. तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं, these properties are called state variable, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती है. फॉर डिफरेंट गैसेस ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होता है. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल फॉर ए गैस, because their property, these values, pressure, volume and temperature changes. That's why they are called state variable. तो बात समझ में आ रहा है आपको? Now हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ अ सिस्टम. स्टेट ऑफ अ सिस्टम. तो मैंने ये बोला कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? वेरिएबल. दीज आर वेरिएबल्स जो आपकी चेंज होंगे. अगर हम इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दें, अगर हम इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे गैस इज प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर स्टेट, राइट? यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे. व्हेन all state variables are fixed, system is known in a particular state. मतलब अगर हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है. स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इस तरह से डिफाइन करते हैं. जैसे सपोज मान लिया एक आपका आइडियल गैस और इनिशियल इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. और मान लिया ये थोड़ी देर के लिए आपका क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फिक्स है. तो हम लोग इसको बोलेंगे स्टेट 1. दिस इज कॉल्ड स्टेट 1, स्टेट 1 ऑफ गैस, क्योंकि ये थ्री वेरिएबल्स जो है आपके वो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया. तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल स्टेट. सपोज मान लिया इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया. अब वेरिएबल कैसे चेंज कर सकते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करके. सपोज हमने एनर्जी ट्रांसफर किया, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर करने वाला सपोज हीट कर दिया, आइडियल गैस को हीट कर दिया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सपोज हमने इनमें से किसी एक वेरिएबल को चेंज कर दिया. अभी मान लिया सपोज प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया. तो अब इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे भी आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम फिक्स है, बट ये पहले से क्या है? डिफरेंट है. तो इसको बोलेंगे स्टेट 2. दिस इज कॉल्ड स्टेट 2. सपोज हमने फिर से वापस से एनर्जी ट्रांसफर किया, अगेन एनर्जी ट्रांसफर किया, और अभी मान लिया ये आपका इस तरह से हो गया.
प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया, टेम्परेचर T3 हो गया। अब इसको बोलेंगे स्टेट 3। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हाँ सर। गैसेस के लिए अगर हम बात करें तो गैसेस की प्रॉपर्टीज 3 बातों पे डिपेंड करती है। इसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो इन 3 टर्म्स को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये आपकी चेंज होती है। स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। अगर हम इनमें से तीनों को कांस्टेंट कर दें तो हम लोग बोलेंगे गैस एक पर्टिकुलर स्टेट में आ गया। We'll say that state of a system. When all state variables, that is pressure, volume, temperature, are fixed, system is known to be in a particular state. ये स्टेट 1 आ गया, एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, टेम्परेचर चेंज हो गया। एनर्जी ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर कर दिया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ये आपका स्टेट 2 हो गया। वापस एनर्जी ट्रांसफर किया, ये स्टेट 3 हो गया। दैट मीन्स ये आपके तीनों कांस्टेंट होंगे, तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट पे रहेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, इफ एनी ऑफ स्टेट वेरिएबल, that means pressure, temperature or volume is changed, the state of system, the state of system will be changed, right? अगर हमने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज किया है by transferring energy, then we will say that the system is present in different state. सिस्टम आपका डिफरेंट स्टेट में आ चुका है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर है? हाँ सर। ओके, नाउ अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दिस टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम लोग दो बातों की, टू थिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है विच डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which depend on mass or size, mass or size of system, mass or size of system। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका जस्ट रिवर्स होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which does not depend on mass or size of system। क्या मतलब इसका? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास या साइज पे डिपेंड करते हो, जैसे हम लोग अगर बात करें, एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस टाइप का प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो सपोज मान लिया हमने एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन लिया है और एक लार्ज पीस ऑफ आयरन लिया है, क्या इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? नहीं। नहीं सर। तो इसका मतलब ये मास या साइज पे डिपेंड करता है ना वॉल्यूम। हाँ सर। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन मास और साइज, मोर द साइज ऑफ द सिस्टम मोर विल बी द वॉल्यूम। दैट मींस हाँ वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में बोलेंगे ऐसे प्रॉपर्टी जो मास या साइज पे डिपेंड करते हो, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दैट मींस वॉल्यूम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर हम एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल क्या आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का? डेंसिटी। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब डेंसिटी जो है मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें सपोज यहाँ पे हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने 5 ml वाटर लिया है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर ml होती है, राइट। सपोज मान लो एक दूसरा बीकर लिया हमने और उसमें हमने 50 ml वाटर लिया है। यहाँ पे बताइए वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? क्या ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन अमाउंट? विल इट डिपेंड ऑन अमाउंट? डेंसिटी ऑफ वाटर अमाउंट पे डिपेंड करेगा? नहीं, आंसर है नहीं। यहाँ पे भी आपका डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml ही रहेगा, क्योंकि आप यूनिट देखिए। यूनिट में क्या बोल रहा है? ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का वेट पूछ रहा है वो। डेंसिटी में क्या पूछ रहा है आपको? क्या ये पूरे का वेट पूछ रहा है डेंसिटी में? नहीं, नहीं 1 ml 1 का पूछ ग्राम। रहा है। मतलब इसमें से भी 1 ml का वेट पूछ रहा है, और अगर हमने लार्ज वॉल्यूम लिया है तो भी उसमें से सिर्फ 1 ml का वेट पूछ रहा है, ग्राम पर ml। तो हमने स्मॉल क्वांटिटी लिया या लार्ज क्वांटिटी लिया डजंट मैटर। अगर लार्ज क्वांटिटी लिया उसमें से भी 1 ml का ही वेट पूछ रहा है, स्मॉल क्वांटिटी लिया उसमें से भी 1 ml का ही वेट पूछ रहा है। दैट मींस डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। और आपको पता है वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है। आपने 1 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है, 1000 लीटर वाटर लिया है, या 5000 लीटर वाटर लिया है, या फिर 1 ड्रॉप वाटर लिया है, वाटर की डेंसिटी सेम होती है। डेंसिटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। जब तक आपका वाटर वाटर है डेंसिटी वाटर की सेम रहेगी। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस ले लिया, लाइक इथेनॉल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो फिर डेंसिटी चेंज हो जाएगी। बट जब तक आपका वाटर है, वो आपका 1 ड्रॉप है या फिर 1000 लीटर है, डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी? थर्मोडायनेमिक्स में इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम लोग? This is intensive इंटेंसिव। property. It depends on internal property, not on the external property. That means external size या mass पे डिपेंड नहीं करता है। ये डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। हर सब्सटेंस का एक फिक्स डेंसिटी होता है, वो मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इथेनॉल की डेंसिटी अलग होती है, बेंजीन की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है, मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो डेंसिटी आपका इंटेंसिव। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? यस सर। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक तो आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने बोल दिया वॉल्यूम। एनी अदर एग्जांपल जो हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं? मास। मास भी इंटेंसिव सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास। अगर हमने स्मॉल अमाउंट लिया है तो मास कम होगा, लार्ज अमाउंट लिया तो मास ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये साइज पे डिपेंड करता है मास। मोल्स, मोल्स कैसी प्रॉपर्टी होगी? मोल, मोल भी आपका एक्सटेंसिव होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हाँ हमने सर। सपोज वाटर की बात करें, 5 ml वाटर और 50 ml वाटर, क्या इन दोनों में मोल्स, वाटर के मोल्स सेम होंगे? नहीं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम होंगे दोनों में? 50 हाँ ml सर। वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। मोल का मतलब क्या है? अमाउंट। तो इसका मतलब मोल भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? हाँ सर। मोल भी क्या है आपका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी में और कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? एक तो हमने डेंसिटी बताया, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपने एक फिजिक्स से प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये आपका इंटरनल प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, ये मास या साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अदर
और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, सपोज मान लो एक बीकर है और आपका इसमें 1 ml वाटर हमने लिया और इधर हमने 5 ml वाटर लिया और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए? 6 ml हो जाएगा। हाँ सर। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम इज एडिटिव इन नेचर? यस सर। मतलब अगर हमने एक बीकर में 1 ml वाटर लिया, दूसरे बीकर में 5 ml वाटर लिया है, दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जो प्रॉपर्टी एडिटिव होता है, जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट व्हाट अबाउट डेंसिटी? ये आपका 1 ml वाटर है, डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml। इधर हमने 5 ml वाटर लिया, यहाँ पे भी डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml, क्योंकि मैंने बताया डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद कितना हो जाएगा? ये आपका 6 ml वाटर हो गया। वॉल्यूम तो ऐड हो गया, बट डेंसिटी 1 + 1 दैट मीन्स 2 ग्राम पर ml हो जाएगा। डेंसिटी 2 ग्राम पर ml हो जाएगा क्या? लैग? नहीं नहीं क्या लैग हो रहा है कि, मतलब स्क्रीन में कोई लैग है क्या? हाँ, स्क्रीन में लैग है क्या? नहीं सर। तो आप फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? अगर किसी को लैग हो रहा है तो वापस से ज्वाइन कीजिए। ओके सर आप ये वापस से कर सकते हो क्या एडिटिव वाला? क्यों, क्या हो गया? सर वो वापस से क्यों? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बाद वो लैग हो गया था ना। हाँ, तो मैंने ये बताया कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव होते हैं, मतलब उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिटिव एडिटिव होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। वेयर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, मतलब उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। दे आर नॉन एडिटिव नॉन सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मान लो हाँ सपोज सर। हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने 2 बीकर लिए, एक बीकर में 1 ml वाटर लिया, दूसरे बीकर में 5 ml वाटर लिया। दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम ऐड हो गया या नहीं? 1 + 5 6 ml हो जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम एडिटिव है। और ऐसे प्रॉपर्टी जो एडिटिव होते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे आपका वॉल्यूम वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, मास भी ऐड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आपका 1 ग्राम वाटर था, इधर आपका 5 ग्राम वाटर है, तो दोनों को मिक्स करने पे कितना ग्राम होगा? 6 ग्राम हो जाएगा। मतलब मास भी एडिटिव होता है। तो वॉल्यूम, मास, मोल्स, ये सब एडिटिव होते हैं। और ऐसे एडिटिव प्रॉपर्टीज को मिलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव नॉन सब्ट्रैक्टिव होते हैं, मतलब इनको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें, सपोज एक बीकर है, इसमें 1 ml वाटर है, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। एक दूसरा बीकर है, उसमें 5 ml वाटर है, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो डेंसिटी 1 + 1 हो जाएगा, डेंसिटी 2 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या हम लोग डेंसिटी को डायरेक्टली ऐड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेंसिटी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने अभी बताया ये वाटर आपका 6 ml हो या फिर 600 ml हो या 6000 ml हो या 6 टन हो, कुछ भी हो आपका, जब तक ये वाटर है डेंसिटी 1 ग्राम ही रहेगा। बिकॉज ये पूछ रहा है कि 1 ml का वेट कितना है, मतलब ऑलरेडी उसने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ही लेना है। आपने 6 ml लिया है तो क्या पूरे 6 ml का वेट निकालना है? नहीं, 6 ml में नहीं से सर। 1 ml का वेट निकालना है, ग्राम पर ml, इसका यूनिट देखिए। डेंसिटी को हम लोग अभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डेंसिटी इज नॉन एडिटिव, और ऐसे नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। now बताइए टेम्परेचर कैसा होगा आपका? एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? ऑल ऑफ यू, टेम्परेचर किस टाइप की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? एनीवन? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर। एक्सटेंसिव। हाँ, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, टेम्परेचर किस टाइप की क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। अदर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर किस टाइप की क्वांटिटी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? बताइए, टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव बोलेंगे या इंटेंसिव बोलेंगे? आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसा अभी मैंने बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होते हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव होते हैं। तो वेदर टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, लेट अस सपोज हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने 10 ml वाटर लिया है और यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर है। और दूसरा बीकर लिया, इसमें हमने 20 ml वाटर लिया, यहाँ पे भी वाटर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों बीकर को मिक्स कर दो आप, दोनों बीकर को मिक्स कर दो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 + 20 दैट मीन्स 30 ml हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया? एडिटिव ऐड कर सकते हैं वॉल्यूम को या नहीं? हाँ सर। मतलब वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया। बट टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 + 25 दैट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हो जाएगा? हम्म, ऐसा हो जाएगा? हाँ। आप बोल रहा है नो सर। मूर्ख कहीं का। टेम्परेचर 25 + 25 हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? मतलब हमने नहीं। एक बीकर में वाटर लिया रूम टेम्परेचर में, दूसरे बीकर में वाटर लिया 25 और इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे हीट हो गया, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ गया नहीं सर। विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। और फिर इस तरह से करना बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें कभी हीट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो सर पानी को गर्म करना है, अगर पानी को गर्म करना है तो 2 बीकर लो, उनमें मिक्स कर दो, गर्म हो गया। फिर एक बार और 50 का दो लिया और फिर 100 हो गया मिक्स करने पे, तो कभी हीट नहीं करना पड़ता, एनर्जी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती हमें। ऐसे होता है क्या? ये नहीं। 25 + 25 नहीं होगा, मतलब हम लोग टेम्परेचर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। टेम्परेचर अभी भी 25 ही रहेगा, 25 यहाँ भी 25 रहेगा। या अगर यहाँ पे 25 30 था तो 25 से 30 के बीच में होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट? टेम्परेचर की जहां तक बात करें तो ये नॉन एडिटिव है, टेम्परेचर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, मतलब ये कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बट टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ गीत पारिक, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
हाँ बट देखो, अगर मैंने ऐसे बोला ना 25 और ये 100, तो ये टेम्परेचर जो आएगा वो 25 प्लस 100 नहीं होगा, 125 नहीं होगा। मैंने बोला ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती, ये 100 और 25 के बीच में होगा। 125 हो जाएगा क्या? नहीं, 100 और 25 के बीच में होगा, तो डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते ना हम लोग। मैंने बोला कि एडिटिव नहीं होते, मतलब वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सपोज मान लो इधर 25 होता और इधर 50 होता, तो मिक्स करने के बाद 25 से 50 के बीच में आता टेम्परेचर। 75 नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं। ना अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोट करके लिखते हैं। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। मतलब अगर हमने टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। दैट इज एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। बात समझ में आ रहा है? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। हाँ सर। हेलो, वॉइस आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? वॉइस आ रहा है क्या? हाँ सर। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, एक बार हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसी प्रॉपर्टी होती है बताइए? मास किस टाइप की प्रॉपर्टी है? मास एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? मास आपका कैसा है? एक्सटेंसिव है। मास अमाउंट पे डिपेंड करता है। और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी होती है? वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। सो डेंसिटी कैसा होगा आपका? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था डेंसिटी मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता डेंसिटी। आपका 1 ड्रॉप वाटर है तो भी 1 ग्राम पर एम एल होगा, 1000 ग्राम वाटर है तो भी 1 ग्राम पर एम एल होगा, इट डजंट मैटर। So can we say that extensive upon extensive is equal to intensive, right? Ratio of two extensive property is intensive. Now can you tell me molarity? मोलारिटी किस टाइप का प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव? कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, इज इट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? बताइए, कंसेंट्रेशन कैसा होगा? एक्सटेंसिव होगा या फिर इंटेंसिव? तो मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है।
एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, दैट मीन्स मोलैरिटी आपका इंटेंसिव है. So we can say that all concentration terms are intensive. बात समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, क्या ये एडिटिव होंगे कंसंट्रेशन? इज इट एडिटिव? कंसंट्रेशन इज एडिटिव इन नेचर? नो, ये एडिटिव नहीं होता. मतलब जैसे मान लिया हमने सपोज HCl सॉल्यूशन है, यहाँ पे मोलैरिटी 1 मोलर है और यहाँ पे दूसरा HCl सॉल्यूशन है, इधर आपका मोलैरिटी 2 मोलर है. दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो जो मोलैरिटी बनेगा तो कितना बनेगा? फाइनल मोलैरिटी 1+2 होगा? नहीं, 1+2 नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में होगा मोलैरिटी. मतलब हम लोग मोलैरिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. कंसंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कंसंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है. कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. मान लिया हमने एक कोल्ड ड्रिंक है, दिस इज कोल्ड ड्रिंक, और इसका जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है? मतलब हम लोग शुगर की बात कर रहे हैं इसमें. यहाँ पे सपोज मोलैरिटी M1 है और यहाँ पे दूसरा कोल्ड ड्रिंक हमने लिया, सेम कोल्ड ड्रिंक लिया है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 अलग अलग वेसल में है. ठीक है, यहाँ पे मोलैरिटी आपका M2. अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या इसकी स्वीटनेस बढ़ जाएगी? सेम कोल्ड ड्रिंक का 5 ml 5 ml लिया हमने सपोज, इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मतलब हम लोग इन टर्म्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं डिग्री ऑफ टेस्ट, डिग्री ऑफ स्वीटनेस. तो क्या इसमें कोल्ड ड्रिंक को अगर हमने मिक्स किया, सेम कोल्ड ड्रिंक है, 5 ml 5 ml को मिक्स कर दिया, 10 ml बन गया, तो क्या इसकी टेस्ट इंक्रीज हो जाएगी पहले से? नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, नहीं टेस्ट सर. तो वही रहेगा ना. तो इसका हाँ मतलब क्या है? concentration is not additive. We can say that concentration is not additive. That means concentration is intensive property. Now, next thing is melting point and boiling point के बारे में अगर हम डिस्कस करें, what about melting point and boiling point? Is it extensive or intensive? बताइए, melting point and boiling point एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? Melting point and boiling point, is it extensive or intensive? Anyone? Melting point and boiling point of a substance, every substance has unique melting point and boiling point. They do not depend on amount. It is intensive. Melting point and boiling point both are intensive. Does not depend on amount. ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, वाटर ले लेते हैं. हमने यहाँ पे 100 ml वाटर लिया है और ये आपका है, इस सपोज सेकंड बीकर में 1 लीटर वाटर है. यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता है. इस वाले बीकर में बताना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा. अगर हमने अमाउंट चेंज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है. कभी आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 150 हो गया जस्ट बाय चेंजिंग द अमाउंट. विल इट चेंज बाय चेंजिंग द अमाउंट बॉइलिंग पॉइंट?
100 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 लीटर वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 5 लीटर के वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 1 ड्रॉप वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी सब्सटेंस इज यूनिक, इट डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो पहले से फिक्स होता है। हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट पहले से फिक्स होता है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इम्प्योरिटीज डालने पे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, हमें पता है, ठीक है। अगर हमने इम्प्योरिटी डाल दे तो एलिवेशन हो जाएगा। हम लोग इम्प्योर की बात नहीं कर, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी डाल देंगे, उसमें सोल्यूट डाल देंगे तो फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दैट इज अनदर थिंग। प्योर की जहां तक बात करें तो सभी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो आपका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट भी जैसे हम लोग आयरन की बात करें, आपने स्मॉल पीस ऑफ आयरन लिया है या लार्ज पीस ऑफ आयरन लिया है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट यूनिक होता है। ऐसा नहीं बोला होगा कि स्मॉल पीस ऑफ आयरन लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, लार्ज पीस ऑफ आयरन लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। क्या ऐसा होगा क्या? साइज चेंज करने से, आयरन ब्लॉक की साइज चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? नहीं। आपने स्मॉल पीस ऑफ आयरन लिया है तो भी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा, लार्ज पीस ऑफ आयरन लिया है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो intensive. So both melting point and boiling point are intensive property. Now जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी होता है। वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे बोला जाए कि मोलर वॉल्यूम कैसा होगा तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट अबाउट मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम कैसा होगा बताएंगे? मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अमाउंट चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। बट मोलर वॉल्यूम जो है ये आपका इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि वॉल्यूम जो बताना है वो 1 मोल का ही बताना है। जैसे एक बार देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक। सपोज हमने एक बार लिया यहाँ पे 100 ml वाटर लिया और दूसरे बीकर में हमने 1 लीटर वाटर लिया है, 1000 ml वाटर लिया है, ऐसा बोल लेते 1000 ml वाटर लिया। इन दोनों का ऑफ कोर्स वॉल्यूम अलग अलग होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम अलग है। यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लिया, इधर 1 kg वाटर लिया, वॉल्यूम अलग अलग है दोनों का। अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें तो मोलर वॉल्यूम इन दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? मतलब अब यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का मतलब सिर्फ 1 मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है। मतलब अगर हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया है तो उसमें से भी सिर्फ 1 मोल का ही वॉल्यूम पूछ रहा है, और अगर हमने लार्ज अमाउंट ले लिया उसमें से भी पूरे अमाउंट का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, सिर्फ 1 मोल का वॉल्यूम। तो इसका मतलब हमने फिक्स कर दिया है कि हमें 1 मोल का ही वॉल्यूम बताना है। तो अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे अगर हमने मोलर टर्म यूज कर दिया तो वो इंटेंसिव बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और उसके आगे हमने मोलर वर्ड यूज कर दिया या स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया, मोलर और स्पेसिफिक, तो वो एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाता है। क्योंकि मोलर का मतलब 1 मोल का हमने फिक्स कर दिया वॉल्यूम, हमें जो वॉल्यूम बताना है 1 मोल का ही बताना है। आपने 100 ml लिया तो उसमें से भी 1 मोल का ही वॉल्यूम बताना है, 1000 ml लिया तो उसमें से 1 मोल का ही वॉल्यूम बताना है। तो अभी हमने 1 मोल फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम आपका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? मोलर वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोलर वॉल्यूम विल बी सेम। क्या ये बात? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, ऑन एडिंग मोलर और स्पेसिफिक, on adding molar or specific word
to any extensive property, it will become intensive. अच्छा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब तो आप समझ गए। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड वॉल्यूम? तो अगर हमने स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया, स्पेसिफिक का मतलब इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। अगर किसी भी टर्म के आगे हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया, मतलब वहां पे वेट हमने फिक्स कर दिया, 1 ग्राम की बात कर रहा है। तो जब हम लोग वेट या वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मोल फिक्स कर दिया था और यहाँ पे हमने वेट फिक्स कर दिया, तो वेट अगर हमने फिक्स कर दिया तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम फिर सेम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टू हियर? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे अगर हमने बात किया 1 ml वाटर एंड 1 लीटर वाटर, 1000 ml वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम सेम होगा या अलग अलग होगा? बताइए, स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों का सेम होगा या अलग? वॉल्यूम तो डिफरेंट है, नो डाउट, इसका वॉल्यूम कम है, इधर वॉल्यूम ज्यादा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा? अब इससे पूछ रहा है सिर्फ 1 ग्राम का वॉल्यूम बताना है, इसमें से 1 ml से 1 ग्राम का वॉल्यूम बताना है, 1000 ml में से भी 1 ग्राम का ही वॉल्यूम बताना है। That means can we say that specific volume will be same? Specific volume कैसा होगा? Intensive होगा। So on adding molar or specific word to any extensive property, it will become intensive. Volume is extensive, but molar volume or specific volume is intensive in nature. Clear है सभी स्टूडेंट्स को? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क लिखिए। आइडेंटिफाई each as extensive or intensive. Extensive or intensive. First is heat capacity. Second is molar heat capacity. Heat capacity, molar heat capacity, specific heat capacity. Okay. Resistance, conductance. Resistance, fifth is conductance. Six is resistivity. 7 is conductivity. 8 is pressure. प्रेशर किस टाइप की क्वांटिटी होगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, आप इसको ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? ये सभी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टू ट्राई दिस, ओके बाय योर।